हाल ही में इतिहासकार रोमिला थापर जी ने कहा है कि भारतीय इतिहास को कंटिन्यूअस यानी कि निरंतर रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और मुगल काल को पाठ्य पुस्तकों से हटाना एक नॉनसेंस है, क्योंकि उनके अनुसार इतिहास को टुकड़ों में बांटना या किसी एक कालखंड को हटाना इतिहास की कंप्लीट समझ को नुकसान पहुंचाता है। ये बात सैद्धांतिक रूप से सही प्रतीत होती है, क्योंकि इतिहास को काटना या चुनिंदा हिस्सों को मिटाना समाधान नहीं हो सकता। लेकिन असली विवाद कहां से शुरू होता है? असहमति मुगलों को पढ़ाने के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि कंटिन्यूटी को परिभाषित कैसे किया गया है। रोमिला जी थापर जैसे इतिहासकार ही वे लोग रहे हैं जिन्होंने दशकों तक भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों की दिशा और दशा तय की। समस्या मुगलों को पढ़ाने या ना पढ़ाने की नहीं है, समस्या यह है कि इतिहास की कंटिन्यूटी के नाम पर एक चयनित निरंतरता पर जोर दिया गया। महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के बीच में 160 साल का अंतर है, लेकिन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में महमूद गजनी के बाद में अगला चैप्टर मोहम्मद गोरी आ जाता है। ये कंटिन्यूटी यहाँ क्यों नहीं ध्यान में रखी गई? क्योंकि इस 160 साल के कालखंड में एक ऐसा युद्ध हुआ था जो इन इतिहासकारों के पर्टिकुलर नैरेटिव के खिलाफ जाता है। एक तरफ आक्रांताओं के शासन, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं और उनकी उपलब्धियां विस्तार से पढ़ाई गई, वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रतिरोध, स्थानीय विजयों और लंबे लंबे कालखंडों को या तो पूरी तरह से हटा दिया गया या केवल हाशिए तक सीमित कर दिया गया। इतिहास निरंतर अवश्य होना चाहिए, लेकिन वह निरंतरता किसी एक सत्ता या एक वैचारिक दृष्टिकोण की नहीं, बल्कि सभ्यता, समाज और संघर्ष की पूरी सच्ची कहानी होनी चाहिए। अन्यथा पाठ्य पुस्तकें ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि एक खास नैरेटिव गढ़ने का औजार बन जाती हैं। भारतीय इतिहास को लेकर अक्सर ये धारणा बनाई जाती है कि हम अपने अतीत के प्रति उदासीन रहे हैं, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन निरंतर चलने वाली सभ्यताओं में से एक है, जहां आज भी कंस्य और लोह युग में रचे गए मंत्र, ग्रंथ और परंपराएं जीवित हैं। 3000 वर्ष पूर्व रचित गायत्री मंत्र आज भी हर हिंदू सुबह सुबह दोहराता है। समस्या इतिहास की कमी नहीं है, समस्या उसके प्रेजेंटेशन की है। हमें जो इतिहास पढ़ाया गया वह अधिकतर विदेशी आक्रांताओं के दृष्टिकोण से लिखा गया इतिहास है, जिसमें उनकी जीतों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और भारतीय प्रतिरोध और हमारी जीतों को या तो छोटा कर दिया गया या पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इसी संदर्भ में आज भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे निर्णायक युद्धों का उल्लेख बहुत जरूरी है जिन्हें इतिहास से लगभग गायब कर दिया गया है, ताकि भारतीय समाज के मन में अपने अतीत पर गर्व का बोध न जाग सके। क्या आपने कभी राजा सुहेल देव पासी का नाम सुना है? शायद नहीं। 1033 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु के बाद उसके भतीजे सैयद सालार मसूद के नेतृत्व में एक विशाल तुर्की सेना अफगानिस्तान से होते हुए गंगा घाघरा क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है। सामान्य इतिहास पुस्तकों में आभास दिया जाता है कि गजनी के आक्रमणों के बाद भारत असहाय और बिखरा हुआ था, लेकिन बहराइच के युद्ध ने इस धारणा को पूरी तरह झूठा साबित कर दिया। अयोध्या बहराइच के क्षेत्र में स्थानीय भारतीय शासकों ने संगठित होकर इस आक्रमण का सामना किया और नेतृत्व किया राजा सुहेल देव पासी ने। यह संघर्ष इतना निर्णायक था कि पूरी तुर्की सेना नष्ट हो गई और महमूद गजनी का भतीजा स्वयं इस युद्ध में मारा गया। यह बात दूसरी है कि आज बहराइच में इसी विदेशी आक्रमणकारी सैयद सालार मसूद की भव्य मजार है, जहां प्रसिद्ध जेठ का मेला बढ़ता है। इस पराजय का प्रभाव इतना गहरा था कि इसके बाद लगभग 200 साल तक किसी बड़े तुर्की या इस्लामी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई। यही वास्तविक कारण है कि महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के बीच में लंबा कालखंड इतिहास की किताबों से लगभग चुपचाप गायब कर दिया गया। क्या आपने कभी लचित बोरफुकान का नाम सुना है? क्यों उनका नाम गायब है भारतीय इतिहास से? इस युद्ध से आप जान जाएंगे। जब औरंगजेब ने उत्तर पूर्व भारत पर नजर डाली, तब मुगल साम्राज्य अपनी चरम शक्ति पर था और इसी घमंड में उसने असम पर आक्रमण कर दिया। उसे पूरा विश्वास था कि असम भी बाकी क्षेत्रों की तरह शीघ्र ही झुक जाएगा, लेकिन यह अभियान मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत साबित हुआ। 17वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य के महान सेना नायक लचित बोरफुकान ने मुगल रणनीति को
पूरी तरह विफल कर दिया। उन्होंने मुगल सेना को जमीनी युद्ध के बजाय ब्रह्मपुत्र नदी में नौसैनिक संघर्ष के लिए मजबूर किया, जहां स्थानीय भौगोलिक ज्ञान और नदी युद्ध की समझ निर्णायक साबित हुई। इस भीषण युद्ध में पूरी मुगल सेना नष्ट हो गई और सेना को पीछे हटना पड़ा। यह मुगलों की पहली बड़ी और अपमानजनक पराजय थी, जिसने औरंगजेब सहित मुगल नेतृत्व का मनोबल तोड़ दिया और मुगल साम्राज्य के पतन की तेज नींव रख दी। फिर भी यह युद्ध भारतीय राष्ट्रीय इतिहास से लगभग अनुपस्थित है। क्या आपने कभी बॉलीवुड फिल्म बाजीराव मस्तानी के आने से पहले पेशवा बाजीराव का नाम सुना था? दुनिया के सैन्य इतिहास में ऐसे सेना नायक कम ही रहे हैं जो कभी एक भी युद्ध ना हारे हों। भारत के इतिहास में बाजीराव प्रथम ऐसे ही असाधारण योद्धा थे। मराठा साम्राज्य के इस महान सेना नायक ने मुगल शक्ति को दिल्ली तक सीमित कर दिया और भारत के लगभग 2/3 हिस्से पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से छीना। यह तथ्य इतिहास की किताबों में कहीं नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि बाजीराव जैसे अद्वितीय योद्धा का इतिहास न तो पाठ्य पुस्तकों में है और न ही लोकप्रिय संस्कृति में ईमानदारी से प्रस्तुत किया गया। यहां तक कि उन पर बनी फिल्म में भी उनके युद्ध कौशल और सैन्य अभियानों के बजाय केवल एक प्रेम कथा को केंद्र में रखा गया, जिससे उनके वास्तविक ऐतिहासिक महत्व को लगभग ढक दिया गया। क्या आपने कभी राजा मार्तंड वर्मा का नाम सुना है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उनका नाम एक पर्टिकुलर नैरेटिव के खिलाफ जाता है। 18वीं सदी की शुरुआत में डच साम्राज्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री और व्यापारिक ताकत था। उसने दक्षिण भारत में अपने प्रभाव के विस्तार के लिए केरल के एक छोटे से राज्य त्रावणकोर पर आक्रमण किया। डचों को विश्वास था कि यह राज्य बिना किसी गंभीर प्रतिरोध के हार जाएगा, लेकिन त्रावणकोर के शासक मार्तंड वर्मा ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। 1741 ईस्वी में कोलाचल के युद्ध में त्रावणकोर के सेना ने डच फौज को पूरी तरह से हरा दिया और उनके सेनापति डिलनोय को बंदी बना लिया। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी एशियन पावर ने किसी यूरोपीय कॉलोनियल पावर को जमीनी युद्ध में हराया हो। इस विजय ने यूरोपीय शक्तियों के अजय होने के मिथक को तोड़ दिया। फिर भी इस ऐतिहासिक घटना को भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में कभी स्थान नहीं मिला। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय इतिहास को ना तो महिमा मंडन का माध्यम बनाया जाए और ना ही आत्महीनता का पाठ। इतिहास को उसके पूरे सत्य के साथ परमाणु संदर्भों और संतुलन के साथ प्रस्तुत किया जाए, जहां आक्रमण भी हो, पराजय भी हो, लेकिन साथ ही प्रतिरोध, विजय और सभ्यतागत निरंतरता भी उतनी ही क्लैरिटी से सामने आए। भारत का इतिहास किसी एक खास नैरेटिव की सेवा में नहीं बल्कि हकीकत की रोशनी में लिखा और पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि जो समाज अपने अतीत को पूरे सच के साथ जानता है वही अपने भविष्य को आत्मविश्वास के साथ गढ़ सकता है।